नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए हमने जो टॉपिक वाइज भौतिक विज्ञान के एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है प्रकाश का यानी कि लाइट का, इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है लाइट यानी कि प्रकाश का, इस से जुड़े हमने किस किस प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। आइए उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है वो लगभग कितना होता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है लगभग 8.5 मिनट मान लीजिए यहाँ पे, 8.5 में जो है लगभग सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तक पहुंच जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8.5 मिनट का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में, तो लगभग यह समय होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश का वेग दिए गए ऑप्शंस में से अधिकतम किसमें होगा। तो प्रकाश का जो वेग है दिए गए ऑप्शंस में से अधिकतम आपका होगा किसमें, तो निर्वात में। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का जो वेग है यह निर्वात में अधिकतम होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का जो वेग है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है, सबसे सर्वाधिक होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, कौन सा एक बदलता नहीं है, कौन सी चीज़ इसमें से आपको बताना है। तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो है उसकी जो आवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश की जो आवृत्ति है वह चेंज नहीं होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह अपरिवर्तित रहती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो है इसमें जो है प्रकाश में तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो प्रकाश होता है इसमें तरंग की भी और कण दोनों की भी प्रकृति पाई जाती है। तरंग में किस प्रकार की यह तरंग है, तो तरंग में यह अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है। प्रकाश आप याद देखिएगा, तरंग में जो है अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है और कण में जो है फोटान कण इसमें होते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश की जो गति होगी वह किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश की गति जो है कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की जो गति है वह कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक, आप ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक जो है जितना अधिक होगा, जिस किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक जितना भी अधिक होगा उसमें प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम होती है। तो दिए गए चार ऑप्शंस में से जो कांच होता है, कांच में जो है प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। इसी कारण से जो है प्रकाश की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग का एग्जाम्पल है। तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। मैंने अभी इसके बारे में बताया कि जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश जो होता है, तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश आपका होता है इसमें तरंग और कण दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। तरंग में यह अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है और कण के अंतर्गत इसमें क्या आता है, फोटान आता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अगर प्रकाश के कण की बात की जाए तो इसमें फोटान मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, पूछा गया है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो प्रकाश तंतु होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर
आपका कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाएं जो होती है उसमें प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? तो नियॉन गैस है। आप इसे याद रखिएगा। नियॉन जो गैस है यह ट्यूबों तथा जो आपके प्रकाश दीप्त की बल्ब होते हैं उनमें जो है आपकी नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नियॉन गैस। इसके बाद जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जब प्रकाश, आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस अवस्था में देखने को मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, आप ध्यान दीजिएगा जब प्रकाश की जो किरण होती है, जो प्रकाश की रेज होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। आप ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो उस समय आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे सघन माध्यम कौन सा होगा? तो इसमें से सबसे सघन आपका होगा हीरा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो सबसे सघन माध्यम आपका हीरा है, मतलब हीरा है। उसके बाद हीरे से जब यह कांच में प्रवेश करेगा प्रकाश, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरे से कांच में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मेनली आपको मैं इसका प्रयोग बता देता हूँ। एंडोस्कोप जो होता है शरीर के आंतरिक हिस्सों में, जो है आपका मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक हिस्से होते हैं उनके अंदर के हिस्सों की जांच करने के लिए, पेट के अंदर के परीक्षण करने के लिए जो है आपका एंडोस्कोपिक जांच की जाती है। तथा एंडोस्कोप जो होता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, यानी कि प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगमरीचिका बनना किसका एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है? तो मृगमरीचिका जो है, मिराज जो है, यह किसका एक एग्जाम्पल है? तो मृगमरीचिका जो है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल। आप इसे याद रखिएगा। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसका एग्जाम्पल क्या है इसमें से? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इसमें से एग्जाम्पल है आपका मतलब मृगमरीचिका। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक जो आपका कटा हुआ हीरा या जगमगाने का कारण इसका क्या होता है? तो एक आपका जो कटा हुआ हीरा होता है यह क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो एक कटा हुआ हीरा है वह जगमगाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए जो है इसमें से किसका हम प्रयोग करते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से होलोग्राफी का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप लेने के लिए जो है आपका इस्तेमाल होता है होलोग्राफी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है 100% सही हो जाएगा, होलोग्राफी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होते हैं उनको सुनने के लिए जो प्रयुक्त तकनीक उसका क्या नाम है? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो दूरदर्शन में जो श्रव्य संकेत होते हैं उनका जो प्रेषण होता है किसके माध्यम से किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन के माध्यम से। आप याद देखिएगा, जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जो आवृत्ति मॉड्यूलन होता है, उसी का जो प्रयोग है वह श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए किया जाता है टीवी में, यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलन, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह किस प्रकार से बनता है आपसे पूछा गया है। तो रेटिना पर किस प्रकार से चित्र बनता है? तो रेटिना पर जो आपका चित्र बनता है वह आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। आप याद देखिएगा, वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तथा वह वास्तविक बनता है। आप इसे याद देखिएगा, वस्तु से छोटा, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का रंग उसके ताप, उसके टेम्परेचर को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तारे का जो रंग होता है उसके ताप यानी कि उसके टेम्परेचर को दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी, यानी कि जो धूल कण होते हैं यहाँ पे वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, धूल कण। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके माध्यम से? तो प्रकाश का रंग किसके माध्यम से निर्धारित होता है? तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उसी के माध्यम से जो प्रकाश का रंग होता है वो निर्धारित होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रकाश का जो रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य उसकी वेवलेंथ से निर्धारित होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा प्रकाश में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है प्रकाश के रंग में? तो आपकी वायलेट यानी कि बैगनी कलर का जो रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे अधिक होती है, और सबसे कम जो आपकी यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम आपकी होती है वायलेट की। किसकी? तो वायलेट की सबसे कम होती है वेवलेंथ, और आपकी जो रेड कलर होता है, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और आपकी जो बैगनी रंग होता है, आपका जो वायलेट रंग होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। यानी कि आप इसे याद रखिएगा। वहीं जो प्रकाश का अगर हम स्कैटरिंग करें, प्रकीर्णन की बात करें, तो यह सबसे अधिक फैलता है आपका वायलेट यानी कि बैगनी रंग जो है सबसे अधिक फैलता सबसे ज़्यादा है, तथा ये इसका जो प्रकीर्णन होता है रेड कलर का यह कम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न में से किस कारण मतलब किसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ मतलब सबसे लंबी है? तो अभी हमने इसके बारे में बात किया है। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है, और बैगनी कलर की वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो अभी हमने बात किया था इसके बारे में, बैगनी कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होने वाला इसमें से आपका जो रंग है वो कौन सा होता है? तो लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो किसका होता है? तो सबसे जो ज़्यादा विचलन है यह आपका होगा किसका? तो बैगनी कलर का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि लाल रंग सबसे कम विचलित होगा और बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा विचलित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? आपसे पूछा गया है। तो वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना, इसका कारण क्या होता है? तो आप इसे याद रखिए कि इसका मेन कारण होता है प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। क्या होता है? तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वास्तविक सूर्योदय से पूर्व हमें सूर्य दिखाई पड़ता है वो मतलब इसी कारण से होता है कि प्रकाश के अपवर्तन होता है। इसी कारण से आपका जो सूर्य होता है वो वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें दिखाई पड़ने लगता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ उदाहरण बता देता हूँ प्रकाश के अपवर्तन के, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रात के समय जो आपके तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, यह भी आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आप इसे याद रखिए कि तारों का जो टिमटिमाना होता है यह आपका जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना, यह भी आपका प्रकाश के अपवर्तन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब किसी छड़ का कुछ हिस्सा जो जल में डूबा हुआ रहता है तो वह टेढ़ी दिखाई पड़ती है, यह भी आपका प्रकाश के अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो इसके सारे चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जल में के अंदर जो मछली डूबी हुई होती है वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखती है। यानी कि मान लीजिए जल में कोई मछली है, अगर वह हमें किस प्रकार से दिखाई पड़ती है? तो वो हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ती है, परंतु वो ऊपर होती नहीं, वो ज़्यादा गहरी होती है, ज़्यादा नीचे होती है, परंतु हमें प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण वो हमें थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ती है, अपनी गहराई से थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ती है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं जो आपके प्रकाश के अपवर्तन के थे, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रैफिक सिग्नल में जो लाल रंग का इस्तेमाल होता है क्यों होता है? आपसे पूछा गया है। तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों होता है? तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सर्वाधिक होती है। आप इसे याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण ट्रैफिक सिग्नल में जो लाल रंग का प्रकाश होता है वह जो है प्रयोग में लाया जाता है, तथा इसका जो आपका क्या होता है, यह फैलता कम है।
यानी कि यह विचलित कम होता है। इसी कारण से जो है आपका लाल रंग खतरे के निशान में भी उपयोग में लाया जाता है और ट्रैफिक सिग्नल में भी उपयोग में लाया जाता है। इसका जो प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग जो होती है सबसे कम होती है, तथा यह इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, यह सर्वाधिक होती है। इसी के कारण जो है यह काफ़ी दूर से ही लोगों को नजर आने लगता है। इसी कारण से रेड कलर का जो उपयोग है आपका ट्रैफिक सिग्नल में किया जाता है और आपका किस में किया जाता है, तो खतरों के निशान में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक इसके विपरीत जो आपका वायलेट कलर होता है, आपका जो बैगनी कलर होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो प्रकीर्णन होता है वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा होता है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लाल रंग में मैंने आपको क्या बताया था, लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसकी जो वेवलेंथ है सर्वाधिक होती है और प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन जो है कम होता है, सबसे कम होता है। इसी कारण से जो है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आकाश का नीला होना किस कारण से होता है, आपसे पूछा गया है। तो आकाश का नीला होना किसका एग्जाम्पल है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आकाश का नीला होना यह आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। किसका, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल आपका आकाश का नीला होना। आकाश में नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो होता है आपका आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश का रंग है किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का जो रंग होता है वह काला दिखता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश का जो रंग होता है वो किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कार के पीछे का यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार के पीछे का आप ध्यान दीजिएगा, कार के पीछे का यातायात देखने के लिए जो है हम किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण का जो आपका इस्तेमाल है यह कार के पीछे का यातायात देखने में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न भी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। तो आपका जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है किस प्रकार का दर्पण होता है, तो आप इसे याद रखिएगा, यह अवतल दर्पण होता है। किसका तो अवतल दर्पण की सहायता से जो है हम दाढ़ी बनाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और बड़ा यानी कि काल्पनिक और बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा होता है जो खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत होगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसमें संभव है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है यह प्रिज्म के द्वारा संभव होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश है वह प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। तो आप इसे याद देखिएगा, जब प्रकाश जो है इस प्रिज्म से आपका प्रकाश जो होता है जब इस प्रिज्म से आपका प्रवेश करता है, गुजरता है, तो टोटल 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 7 रंग कौन कौन से हैं, तो सबसे आपको सीमांत वर्णपट आपको याद रखने हैं। सबसे ऊपर आपका हो जाएगा एक वायलेट, यानी कि वी, राष्ट्र में आपका रेड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना, VIOGYOR, विबग्योर, VIBGYO और R। तो ये 7 रंगों में आपका प्रकाश विभाजित होता है। सबसे सीमांत के वर्णपट आपको याद रखने हैं। सबसे सीमांत का वर्णपट क्या होता है, एक आपका हो गया, सबसे सीमांत के 2 वर्णपट आपको याद रखने हैं। एक तो आपका हो जाएगा बैगनी और एक आपका सबसे इधर हो जाएगा रेड, यानी कि लाल हो जाएगा। तो ये 2 सीमांत वर्णपट होते हैं आपके। और इंद्रधनुष के प्रकाश का जो 7 रंग विभाजित होता है प्रिज्म से गुजरने पर, तो उसके दोनों सीमांत वर्णपट याद रखने हैं। एक बैगनी होता है और एक आपका लाल रंग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा बीच का भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बीच का रंग कौन सा होता है इसमें से, तो बीच का रंग आपका हो जाएगा इस प्रकार से, आप छाट लीजिए। विबग्योर आपको याद रखना है फार्मूला, VIBGYOR। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तथा लाल इसमें से बीच का क्या होता है, ग्रीन कलर जो है इसमें से आपका बीच का होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है।
और अगला प्रश्न जो मैंने आपको बताया वही पूछा गया है कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट क्या होते हैं। तो विबग्योर में आपका वी एक होता है लास्ट में, और एक होता है मतलब भी होता है, और एक होता है आपका यानी कि वायलेट यानी कि बैगनी, और लाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें बैगनी और लाल? तो बैगनी और लाल जो होते हैं दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये फार्मूला आप अपने दिमाग बैठा लीजिएगा। VIBGYOR ये सातों रंग आपके हैं। इसी के सहायता से जो है आप जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे रंगों से रिलेटेड, यानी कि आपके जो प्रकाश होता है वो इंद्रधनुष के जो 7 रंग के प्रकाश होते हैं, या जो प्रिज्म से प्रकाश आपको गुजरता है जो 7 रंगों में विभाजित होता है, उनके बारे में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो अगर आपको यह फार्मूला याद रहेगा तो इसकी सहायता से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जल में वायु का जो बुलबुला होता है किस प्रकार से व्यवहार करता है, आपसे पूछा गया है। तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है यह किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है यह आपका अपसारी लेंस की प्रति व्यवहार करता है, यानी कि अवतल लेंस की प्रति व्यवहार करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अवतल लेंस, या इसको आप कह लीजिए अपसारी लेंस भी कहते हैं इसको हम। तो अपसारी लेंस या अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है जल के अंदर वायु का बुलबुला। तो आप इसे याद रखिएगा, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या काम में लाते हैं? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम काम में लाते हैं आपका उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है, इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे जो है नज़दीक की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती। आप इसे याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में जो नज़दीक की वस्तु होती है वह साफ नहीं दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा इस रोग के निवारण के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष करते हैं, इसको ठीक किस प्रकार से किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो इसमें निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई पड़ेगी, परंतु कुछ दूरी के बाद जो दूर की वस्तु होती है वो साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसी को हम कहते हैं आपका निकट दृष्टि दोष। तथा इसका जो निवारण होता है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष का, यह अवतल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। यानी कि दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष का निवारण आपका क्या किससे होता है? तो अवतल लेंस से होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये आपके बने होते हैं किससे? उत्तल लेंस से बने होते हैं, जो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस होते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस से बने होते हैं। इसके बाद खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो आपकी जो सर्च लाइट होती है, इसमें सर्च लाइट में कौन सा दर्पण में इस्तेमाल में लाते हैं? तो सर्च लाइट में आपका जो दर्पण होता है इसका क्या नाम होता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नतोदल दर्पण, जिसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। आप याद देखिएगा, नतोदल जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, इसका जो इस्तेमाल है आपका सर्च लाइट में किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नतोदल यानी कि अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल है, या आपका जो कारों की हेडलाइट होती है, सर्च लाइट यानी कि खोज बत्ती होती है, उनमें आपका इस्तेमाल में जाता है आपका नतोदल दर्पण, यानी कि आपका जो खोज बत्ती हो मतलब आपका जो अवतल दर्पण होता है उसका इस्तेमाल होता है आपका कारों की हेडलाइट में और खोज बत्ती में। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपकी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस की शक्ति किसके अंतर्गत मापी जाती है? तो आपकी लेंस की जो शक्ति होती है उसको मापते हैं डायोप्टर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, डायोप्टर में लेंस की शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न आप हमारा है, आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो उसके फिल्म वाले भाग से जो है तुलना की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फिल्म वाले भाग से जो है तुलना की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, आँख के रेटिना की जो तुलना है कैमरे के फिल्म वाले भाग से की जाती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? तो उसके रेटिना बनता है, उसके मतलब रेटिना पे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह उसके रेटिना पर बनता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल हरा यानी कि ग्रीन, और आपका लाल हरा और नीला यानी कि ब्लू आपका हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से लाल हरा और नीला कहाँ पे दिए गए हैं? तो लाल हरा और नीला यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों आपके क्या होते हैं? लाल हरा और नीला, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं, 3 मूल रंग होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो था यूपी लेखपाल के लिए, इसमें हमने आज डिस्कस किया है प्रकाश से जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।